हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्री। मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर फर्स्ट के लिए सोइल साइंस की वीडियो। आज हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ सोइल फॉर्मेशन एंड सोइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस के बारे में, मृदा निर्माण के कारक और मृदा निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। तो मृदा निर्माण के कारकों में हम अगर बात करें फैक्टर्स की, तो सबसे पहले कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी थ्योरीज दी। उसमें हमारे आते हैं वी डोकुचेव। वीवी डोकुचेव आए थे 1889 में एक थ्योरी लेके। इन्होंने बताया कि मृदा का बनने का जो कारण है, जो फैक्टर्स है, वो कौन कौन से। इन्होंने तीन फैक्टर्स दिए। तीन फैक्टर्स तीन फैक्टर्स कौन से दिए? पहला पेरेंट मटेरियल, जिसे पैतृक पदार्थ भी कहते हैं। दूसरा इन्होंने दिया ऑर्गेनिज्म, जिसे बायोस्फीयर भी कहते हैं, बायोस्फीयर। एंड तीसरा क्लाइमेट। तो अकॉर्डिंग टू डोकुचेव तीन तरह के फैक्टर आपको देखने को मिलते हैं: पेरेंट मटेरियल, बायोस्फीयर एंड क्लाइमेट। ठीक है जी। फिर आती है हमारी प्यारी जेनी, जेनी 1941 में। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने दिया सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स के एक फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला क्या दिया? S इज इक्वल टू एफ, इस तरीके से। S का मतलब होता है सोइल, F का मतलब फैक्टर्स, और फिर ये बीच में जिसमें क्लाइमेट, O से ऑर्गेनिज्म, R से रिलीफ, T से टाइम एंड B से पेरेंट मटेरियल। हम इन्हीं पांच कारणों को फैक्टर्स मानते हैं, ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन का। फिर उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, उसकी बात करते हैं, जोफिक। इन्होंने थोड़ा सा उसको सुधार दिया मतलब 1949 में ये कह रहे हैं कि दो कारण होते हैं, एक होता है एक्टिव कारक और एक होता है पैसिव कारक। जैली वाले को ही थोड़ा बहुत रिफाइन करके बताया, एक्टिव कारक और पैसिव कारक। जो एक्टिव होते हैं, इसकी मेरी ट्रिक है ABC। मतलब एक्टिव ए, बी से बायोस्फीयर जिसे ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और सी से क्लाइमेट। ठीक है जी। आपसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाता है कि एक्टिव कारक बताओ कौन सा है, बायोस्फीयर है, पेरेंट मटेरियल है, रिलीफ है, टाइम है, ऐसे। ठीक है। तो पैसिव बाकी बचे हुए तीन, पेरेंट मटेरियल और उसके साथ रिलीफ एंड टाइम, ऐसे। ठीक है। ये कारण बनते हैं। ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये फैक्टर्स आपके सामने रखे। ठीक है जी। अब बात करते हैं इन्हीं पांच फैक्टर्स की, सॉइल फॉर्मेशन की पांच फैक्टर। ये ट्रिक जो आपने अभी जैली वाले फॉर्मूले में देखी, CLORPT। ठीक है जी। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है और यहाँ पे बायोस्फीयर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एक ही है। बायोस्फीयर और ऑर्गेनिज्म एक ही बात होती है। ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। क्लाइमेट, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे हम बायोस्फीयर कह रहे हैं, रिलीफ, टोपोग्राफी, पेरेंट मटेरियल एंड टाइम। अब बात करते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट में क्या चीजें देखने को मिलती है आपको? तापमान, टेम्परेचर, रेनफॉल, वर्षा, हवाएं, विंड वगैरह, ये सब क्लाइमेट फैक्टर है, क्लाइमेट के अंदर देखने को मिलती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे, एनिमल्स, माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब सूक्ष्म जीव, जैसे कि शैवाल, एलील की बात करें, या हम बात करें फंगस की, कवक की बात करें। ठीक है। और बैक्टीरिया, जीवाणु की बात करें, ये सब क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म दो बार आ गया। चलो, एक तो आपको बताइए क्लाइमेट, लिविंग। अब आता है टाइम। टाइम में क्या आता है? ओल्डर, मोर डेवलप्ड, पुरानी मिट्टी, अधिक विकसित। मतलब जितनी मिट्टी पुरानी होती है,
वो अधिक विकसित होती है। इसके कहने का मतलब है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि टाइम के साथ साथ जब वेदरिंग होती है तो परतें बनती है, ओरिजिन्स बनते हैं, स्तर बनते हैं, फिर और उसके ऊपर विभिन्न प्रकार की परतें बनती रहती है, जिससे और भी विभिन्न प्रकार के संस्तर का निर्माण होता है, और इससे एक प्रॉपर मृदा परिच्छेदिका या सोइल प्रोफाइल डेवलप होती है। ये समय के साथ साथ ही हम कह सकते हैं कि जैसे अभी नई मिट्टी बन रही है, कौन सी जालोड़, ठीक है, एलुवियल है, वो नहीं है, उसके अंदर अभी लिटिल प्रोफाइल डेवलपमेंट हुई है, धीरे धीरे मिट्टी वो विकसित होगी, अभी उसके अंदर प्रोफाइल पूरी तरह से बनी नहीं है, मृदा परिच्छेदिका पूरी तरह से बनी नहीं है। तो जितनी वो टाइम लेगी उसमें क्या देखने को मिलता है हमें कि उसके अंदर प्रोफाइल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो चुकी है, प्रॉपर एक अच्छी विकसित मृदा बनने के लिए टाइम लगता है, इसलिए टाइम भी एक फैक्टर है। फिर हमारे पास आता है पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल में कंट्रोल्स, जिसमें टेक्सचर, बनावट की, कलर, रंग की, मिनरल कंपोजिशन, खनिज संरचना की, फर्टिलिटी, उर्वरकता की एग्जांपल बेसाल्ट से मिलती है, ब्लैक सॉइल, ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, और ग्रेनाइट से सैंडी सॉइल। ठीक है, तो पेरेंट मटेरियल जैसे कि जिस प्रकार की आपकी चट्टानों से ये मृदा बनी है, ठीक है, वो उसका पेरेंट मटेरियल होता है। जिस प्रकार की चट्टान से वेदरिंग होकर जो मृदा बनी है वो उसके पेरेंट मटेरियल को संबोधित करती है, दिखाती है। ठीक है, वो पेरेंट मटेरियल से हमें क्या दिखता है, पेरेंट मटेरियल से हमें दिखेगा स्ट्रक्चर कैसी है, बनावट कैसी है, टेक्सचर कैसा है, सैंडी टेक्सचर है, क्लेई टेक्सचर है, सिल्टी टेक्सचर है, ये कलर, रंग का पता लगेगा, रंग कैसा आएगा। ठीक है, और मिनरल कंपोजिशन, खरीज कैसी होगी, किस प्रकार की खरीज वाली चट्टान थी जिससे उसका वेदरिंग होके हमें उसी प्रकार की खरीज वाली आगे मृदा मिलती है, उस तरह के खरीज उसमें ज्यादा रिच होते हैं। फर्टिलिटी, उर्वरकता, ये सब पेरेंट मटेरियल से ही प्राप्त होता है। फिर एक बचता है रिलीफ, जिसे हम टोपोग्राफी भी कहते हैं, टोपोग्राफी। रिलीफ से मतलब होता है ढलान, ठीक है, ढलान, स्लोप, ये चीज किसको कंट्रोल करती है, ये कहाँ इफेक्ट पहुंचाती है, ये इफेक्ट पहुंचाती है आपके सोइल एरोजन में, सोइल एरोजन में, मृदा कटाव वगैरह, तो ये वहां फायदा पहुंचाती है कि कितना मृदा कटाव हो रहा है, मृदा कटाव को कंट्रोल करती है। ठीक है, और उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एक पार्टिकल्स का दूसरी जगह, उसको कंट्रोल करने के लिए रिलीफ और टोपोग्राफी पे डिपेंडेंसी होती है, सॉरी, रिलीफ और टोपोग्राफी पे डिपेंडेंसी होती है, तो ये भी मेंटेन होना चाहिए। ये भी एक कारण है, क्योंकि एक जगह की मृदा कहीं और जाकर डिपॉजिट हो रही है, एक जगह के कण कहीं दूसरी जगह जाकर डिपॉजिट हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, संस्तर का निर्माण करते हैं, संस्तर का ह्रास करते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप की मृदाएं बनती है इस तरीके से। ठीक है, ये चीजें आपको कारकों में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं, कारक तो आपके हो चुके हैं, अब बात करते हैं फंडामेंटल सोइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। कुछ तो फंडामेंटल है, साधारण है सोइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस, जो हर मृदा को जरूरी होती है एक मृदा बनने के लिए, इस प्रोसेस में से तो उसको गुजरना पड़ेगा। कुछ स्पेसिफिक विशिष्ट प्रकार के मृदा निर्माण के भी फैक्टर्स है, मतलब कारण है, बनते हैं, अब उनकी बात भी करेंगे। अभी बात करते हैं फंडामेंटल्स की। फंडामेंटल्स में क्या होता है, एडिशन, संयोग होता है, मटेरियल एडेड होता है, मतलब मटेरियल जो है वो एडेड होगा, कौन सा देखते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, रेन वाटर, डस्ट डिपोजिशन और फर्टिलाइजर, ये फंडामेंटल कारक होते हैं जिनमें क्या होता है, सोइल में, मृदा में मटेरियल एडेड होता है। ठीक है, लॉस रिमूवल, हानि, हानि कैसे होती है, लीचिंग से। लीचिंग से क्या देखने को मिलता है, लीचिंग से जो मिनरल्स है वो नीचे निक्षालित हो जाते हैं, लीच डाउन कर जाते हैं। ठीक है, वॉशिंग आउट हो जाते हैं, इस चीज को लीचिंग बोलते हैं। फिर एरोजन, कटाव, कटाव देखने को मिलता है सॉइल एरोजन में, एक जगह से पार्टिकल्स दूसरी जगह पे चले जाते हैं, जिससे उपजाऊ भूमि कम उपजाऊ होने लगती है। ठीक है, क्रॉप रिमूवल, फसल द्वारा उपयोग, फसल द्वारा भी क्या हो जाता है, मिट्टी में कहते हैं न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, और इससे भी क्या आपको देखने को मिलता है, इससे लीचिंग, अगर ज्यादा से ज्यादा फसल या कहते हैं फॉरेस्ट की कटाई होती है, पेड़ों की, वनस्पति की ज्यादा कटाई होती है, तो कटाव वगैरह भी बढ़ता है। और ये भी कह सकते हैं कि इनका जितना ज्यादा ज्यादा फसलें यूज होगी, जितना ज्यादा फसलें उगाई जाएगी, उतना मिनरल्स का भी ह्रास होगा। ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं, स्थानांतरण, जिसमें मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स विद सोइल, जैसे क्ले, ह्यूमस, साल्ट्स मूव डाउनवर्ड्स फ्रॉम ए एंड बी ओरिजिन, इसमें ये बात करता है, आपने प्रोसेस का नाम सुना हो, एलुविएशन एंड इलुविएशन, ये दोनों लेटिन वर्ड, लेटिन। एलुविएशन का मतलब होता है वॉशिंग
आउट, और इल्यूमिनेशन का मतलब होता है वॉशिंग इन। ठीक है, एलिवेशन का मतलब वॉशिंग आउट, इनोवेशन का मतलब वॉशिंग इन। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि वॉशिंग आउट से, एलिवेशन से आपको देखने को मिलेगा कि जो मिनरल्स है वो क्या हो रहे हैं, मिनरल्स है, चाहे आयरन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स है, ठीक है, ये और ह्यूमस है, इसका क्या हो रहा है, निक्षालन होता है। ठीक है, नीचे वाली परतों में चले जाते हैं वो निक्षालित होके, उसका तो बोलते हैं वॉशिंग आउट होना, इल्यूमिनेशन प्रक्रिया। और इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है, जो आई से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब होता है वॉशिंग इन, इसका मतलब होता है वॉशिंग इन, जिसका मतलब ऊपर की परतों से जो मिनरल्स नीचे लीच डाउन हुए हैं, जो नीचे निक्षालित हुए हैं, उनका इकट्ठा होना, ठीक है, उसके अंदर आना, इन होना है, एक जगह से आउट हो रहा है, एक जगह से इन हो रहा है, तो इनोवेशन का मतलब होता है इन होना। जैसे फॉर्म ए एंड बी ओरिजिन आपको देखने को मिलता है कि ए और बी संस्तर इसी प्रकार से होते हैं कि ए संस्तर से तो वॉशिंग आउट होता है, इल्यूमिनेशन होता है, और एलुविएशन होता है, और वॉशिंग जो इन होता है वो बी संस्तर में होता है, जिसे हम इल्यूमिनेशन बोलते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से ट्रांस ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, चेंजेस की बात करें इनसाइड सॉइल, जैसे कि वेदरिंग ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का टूटना, जैसे हमने पढ़ा कि सैंडी सॉइल के मिनरल्स है, प्राइमरी मिनरल्स है, उनका टूट के कैसे बनते हैं, सेकेंडरी मिनरल्स बनते हैं, क्ले मिनरल्स बनते हैं। ठीक है, वेदरिंग ऑफ मिनरल्स, ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन तो कह सकते हैं कोलोइडल, एक कह सकते हैं कि कोलोइडल सब्सटेंस में चेंज होना, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर का कोलोइडल फॉर्म में जाना, ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस का बनना, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन जैसी प्रक्रियाएं भी आपको फंडामेंटल प्रोसेस में देखने को मिलती है। अब इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिली आपको, एक देखने को मिली ह्यूमिफिकेशन, एलोविएशन, इल्यूविएशन। ठीक है, ये तीन मुख्यतः आपको कहां से देखने को मिली, फंडामेंटल सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस में। आप ये लिख सकते हो कि फंडामेंटल सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस में हमें ह्यूमिफिकेशन, एलोविएशन, इल्यूविएशन, अगर आप ये तीन भी लिखा हो तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ह्यूमिफिकेशन में आप कह सकते हो कि कार्बनिक पदार्थ का ह्यूमस में कर्मांट होना, ह्यूमिफिकेशन। एलोविएशन और इल्यूविएशन मैंने आपको बता दिया, बाकी ये मैं और डिटेल में बताऊंगा जब आपको मैं मृदा परिच्छेदिका सॉइल प्रोफाइल टॉपिक करवाऊंगा। ठीक है जी, अब करते हैं स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस, विशिष्ट मृदा निर्माण प्रक्रिया। विशिष्ट जैसे कुछ स्पेसिफिक सॉइल, कुछ विशिष्ट मृदा निर्माण प्रक्रिया में अब देखते हैं पेट्रोलाइजेशन, लेटराइजेशन, कैल्सिफिकेशन एंड सेलेनाइजेशन। पेट्रोलाइजेशन, पोर्टजोल, ठीक है, ये एक रशियन वर्ड है, पोर्टजोल। ठीक है जी, रशियन वर्ड है पोर्टजोल। और इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, अकरिंग इन कोल्ड एसिडिक सॉइल लिच ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम, फॉर्मेशन ऑफ एश ग्रे ओरिजिन। एक्चुअली होता क्या, मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड दो मुझे। एक आप एक काम करते हैं, पोर्टजोलाइजेशन, पोर्टजोल एंड ये क्या था, एक और लेटराइजेशन, इसको साथ ही कर लेते हैं। ठीक है जी, पोर्टलाइजेशन एंड लेटराइजेशन को साथ ही कर लेते हैं। ये रशियन वर्ड पोर्टजोल से मिला है, रशियन वर्ड पोर्टजोल से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है एश लाइक, मतलब राख जैसा। पोर्टजोल का मतलब क्या होता है, राख जैसा, पोर्टजोलाइजेशन। ठीक है, और लेटराइजेशन जो है ये लेटर वर्ड से मिला है, लेटिन वर्ड है लेटर, और इसका मतलब होता है ब्रिक लाइक। ब्रिक लाइक मतलब ईंट जैसा लाल रंग, ब्रिक लाइक रेड, ऐसे कह सकते हैं, ब्रिक लाइक रेड कलर, ईंट जैसा लाल रंग। अब ये बात करते हैं इसकी, इसमें क्या देखने को मिलता है आपको, इसमें देखने को मिलता है कि एक तो सिलिका और सस्की ऑक्साइड्स होते हैं, इसका रेशियो मोर देन 2 होता है। इसका मतलब क्या है कि सस्की ऑक्साइड मतलब एल्यूमिनियम व आयरन, आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स एंड ह्यूमस, इसका क्या हो जाता है, निक्षालन हो जाता है। और सिलिका
ऊपर रह जाता है, सिलिका ऊपर रह जाता है और एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड प्लस ह्यूमस ये लीच डाउन हो जाते हैं, जिससे सोइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। ये सोइल सिर्फ और सिर्फ ग्रेजिंग या चारे के लिए उपयोगी है, ग्रेजिंग या चारे के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, पोर्टलाइजेशन में क्या सिलिका ऊपर रह जाती है और ह्यूमस और आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो लीच डाउन कर जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, सिलिका ऊपर रह जाती है। ये आपको कहाँ देखने को मिलती है? ये कोल्ड प्लस ह्यूमिड एनवायरमेंट में, क्लाइमेट में आपको देखने को मिलती है। ठीक है जी, अब करते हैं लेटराइजेशन की बात। लेटराइजेशन मतलब ब्रिक लाइक रेड। इसका इसमें क्या होता है? इसमें उल्टा होता है कि सिलिका एंड सस्की ऑक्साइड्स रेशो लेस देन 2 होता है, मतलब इसमें सिलिका लीच डाउन कर जाती है और आयरन एंड एल्यूमिनियम प्लस ह्यूमस ऊपर रह जाते हैं, ये लीच डाउन नहीं करती। तो ये थोड़ी फर्टाइल होती है और ये कर्नाटका और केरला के क्षेत्रों में पाई जाती है और इसका उपयोग ईंट बनाने के लिए किया जाता है। इसे लेटराइट सोइल भी कहते हैं, लेटराइट सोइल, लेटराइट सोइल। ठीक है जी, और ये ह्यूमिड प्लस हॉट एनवायरनमेंट में आपको, हॉट क्लाइमेट में ज्यादातर देखने को मिलती है। ठीक है जी, तो ये बात की हमने पोर्टलाइजेशन और लेटराइजेशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन ड्राई क्लाइमेट में आपको देखने को मिलती है, जिसमें CaCO3 एक्यूमुलेट्स इन बी ओरिजिन। ऐसे कह सकते हैं कि CaCO3 सतह पे आ जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सतह पे आ जाता है, उसे बोलते हैं कैल्सिफिकेशन। फिर इसमें डीकैल्सिफिकेशन पढ़ो। डीकैल्सिफिकेशन मतलब जो CaCO3 था वो सतह पे ना आके बल्कि क्या हो जाता है, उसका लीच्ड डाउन हो जाता है। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? जहां ज्यादा से ज्यादा वर्षा होती है, ज्यादा वर्षा होगी तो पानी के साथ बह के वो निक्षालित हो जाएगी, लीच्ड डाउन हो जाएगी। ठीक है, रिमूवल ऑफ साल्ट बाय हैवी रेनफॉल। ऐसे ही एक और आता है सैलिनाइजेशन। सैलिनाइजेशन सतह पर नमक आ जाएगा, ठीक है, साल्ट आ जाएगा। साल्ट एक्यूमुलेशन एट द सरफेस कॉमन इन एरिड सोइल। शुष्क क्षेत्रों में क्या होता है? वाष्पीकरण ज्यादा होता है, तो नीचे से जो साल्ट है या लवण के कण है वो ऊपर आ जाएंगे। और डिसाल्टिफिकेशन भी होता है, जैसे डिसाल्ट सैलिनाइजेशन लिखा गया यहाँ पे, अच्छा फिर यहाँ पे डीकैल्सिफिकेशन नहीं लिखा, सॉरी। तो डीकैल्सिफिकेशन भी होता है, डीकैल्सिफिकेशन। और ये था डिसाल्टिफिकेशन, मतलब पानी आएगा, ज्यादा वर्षा होगी ऐसे क्षेत्र में आपको डिकैल्सिफिकेशन भी देखने को मिलता है और डिसाल्टिफिकेशन भी देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि पानी के द्वारा नमक नीचे बह जाता है, नीचे निक्षालित हो जाता है। और ऐसे भी कह सकते हैं इसे तो डिसाल्टिफिकेशन कह दिया, डिसैलिनाइजेशन कह दिया और उसे डीकैल्सिफिकेशन कह दिया। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा, एक सेकंड दीजिए बस। ठीक है जी। एक होता है कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन मतलब CaCO3 का सतह पर आ जाना, कैल्सिफिकेशन। ठीक है, और डीकैल्सिफिकेशन CaCO3 का सतह से नीचे की तरफ चला जाना। ठीक है, और वो कैसे जाता है नीचे की तरफ? पानी के द्वारा, और पानी कहां से मिलेगा? वर्षा से। ठीक है, तो कैल्सिफिकेशन और डीकैल्सिफिकेशन एक साथ याद रखो। सैलिनाइजेशन और डिसैलिनाइजेशन एक साथ याद रखो। सैलिनाइजेशन मतलब नमक का सतह पे आ जाना और डिसैलिनाइजेशन मतलब नमक का सतह से नीचे की तरफ निक्षालन हो जाना, निक्षालित हो जाना, लीच्ड हो जाना, लीचिंग हो जाना। ये कैसे होगा? जल की वजह से, और वो कहां से आएगा? वाटर से। ठीक है, तो बात करें कि सैलिनाइजेशन कैसे होता है। सैलिनाइजेशन उस एरिया में ज्यादा होता है जहां एरिड सोइल्स पाई जाती है या एरिड क्षेत्र होता है, शुष्क क्षेत्र होता है, क्योंकि वहां पे वाष्पीकरण वगैरह होता है, तो उसकी वजह से नमक नीचे से ऊपर की तरफ आ जाता है वाष्प के साथ बहता हुआ। ठीक है, कैल्सिफिकेशन भी एरिड या ड्राई क्षेत्र में ही ज्यादा देखने को मिलता है। डीकैल्सिफिकेशन और डिसैलिनाइजेशन आपको जहां वर्षा अधिक होती है, अच्छा रेनफॉल होता है, वहां आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि इसमें पानी द्वारा पदार्थ का क्या हो रहा है? लीच्ड डाउन हो रही है, लीचिंग हो रही है। ठीक है, अब करते हैं ग्लीजेशन की बात। ग्लीजेशन में कह सकते हैं कि ग्लीजेशन भी रशियन वर्ड है, रशियन वर्ड ग्ली से लिया गया। ग्ली जैसा, ग्ली का मतलब होता है ग्रे, ग्रे कलर। ठीक है, ग्ली का मतलब है ग्रे कलर से। इसमें क्या आपको देखने को मिलता है? वैसे तो रिड्यूस कंडीशन ब्लू ग्रीन कलर, मतलब इसमें क्या होता है? वाटर लॉग कंडीशन में आप देखोगे कि आयरन एंड मैग्नीज दोनों क्या हो जाते हैं? इनका रिडक्शन हो जाता है।
आयरन और मैग्नीज का रिडक्शन हो जाता है, ठीक है, वाटर लोड कंडीशन में, रिड्यूस कंडीशन ब्लू एंड ग्रीन कलर, ठीक है। वैसे रशियन वर्ड जो ग्ली है इसका मतलब ग्रे सी होता है, अ कलर लाइक ग्रे, ऐसे। ह्यूमिफिकेशन की बात करें, ह्यूमस निर्माण, ह्यूमस निर्माण जैव पदार्थ का ह्यूमस निर्माण मतलब कोलोइडल सब्सटेंस में चेंज होना। ह्यूमस एक कोलोइड है, ठीक है, ऑर्गेनिक कोलोइड है, ठीक है। तो ह्यूमस का मतलब कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस, ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। ह्यूमस का निर्माण ही ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। पेडोडर्मेशन की बात करते हैं। पेडोडर्मेशन अगर मैं बताऊं क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ सोइल ओरिजिन्स इज कॉल्ड पेडोडर्मेशन, मतलब मृदा संस्तरों का आपस में मिक्स मिक्स हो जाना, इसको क्या बोलते हैं, पेडोडर्मेशन। अब ये तीन प्रकार के होते हैं, मिक्सिंग बाय एनिमल प्रोटेक्शन, इसको क्लियर करते हैं थोड़ा और क्लियर करते हैं। पेडोडर्मेशन ये तीन तरह का होता है, हम तीन तरह का देखते हैं। एक होता है फ्लोरल, फ्यूनल या फ्यूना, या आर्जिनी, आर्जिनी, ठीक है। ये तीन टाइप का होता है, फ्लोरल, फ्यूना या आर्जिनी। फ्लोरल मतलब प्लांट्स द्वारा, फ्यूना मतलब एड्स, रैट्स, ठीक है, इनके द्वारा मतलब जंतुओं द्वारा, और आर्जिनी मतलब स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग, इस इसके द्वारा, मृदा के सूजने व सिकुड़ने के द्वारा। फ्लोरल प्लांट्स द्वारा कैसे, ऐसे समझो कि ये मृदा है परिच्छेदिका, एक सोइल प्रोफाइल है जिसके अंदर प्लांट लगा हुआ है और इसकी जड़ें गहराई तक जाती है और उसको पेनिट्रेट करती है, बेचती है। इसकी वजह से क्या होता है, ये कभी उखड़ जाए या और गहराई तक जाएगी तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि ए और बी संस्तर है या कुछ संस्तर आपस में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरल पेडोडर्मेशन। अब करते हैं एंड्स और रैट्स की बात। ये किस तरह भूमिका निभाते हैं, ऐसे समझो कि ये सतह से अंदर जाएंगे और बिल बनाएंगे, ठीक है। बिल बनाएंगे तो बिल बनाते समय क्या करेंगे, ये संस्तरों को भेदेंगे, पेनिट्रेट करेंगे, संस्तरों के अंदर घूमेंगे, ट्रेवल करेंगे और उससे उन संस्तरों में भी मृदा का क्या हो जाएगा, मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा, संस्तरों का मिक्सचर देखने को मिलेगा उस तरीके से। स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग, स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग मतलब कभी मृदा के अंदर जो आप ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो स्वेलिंग या श्रिंकिंग प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। तो स्वेलिंग और श्रिंकिंग होने से भी क्या होता है, संस्तर आपस में मिक्स हो जाते हैं। किस प्रकार की मृदा में, ब्लैक सोइल में, ब्लैक सोइल में स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग की प्रॉपर्टी पाई जाती है, गुण पाया जाता है, इसीलिए इसे सेल्फ लोजिंग सोइल भी कहा जाता है। ब्लैक सोइल को क्या, सेल्फ लोजिंग सोइल भी कहा जाता है। ब्लैक सोइल को रेगर भी कहा जाता है, रेगर भी इसी का ही नाम है। ये वर्टिसोल सोइल ऑर्डर के अंदर आती है। सोइल ऑर्डर से आपको मैं करवाऊंगा, ये वर्टिसोल सोइल ऑर्डर के अंदर आती है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। और दूसरा, ब्लैक सोइल के अंदर बी ओरिजिन एब्सेंट होता है, ठीक है। ब्लैक सोइल के अंदर बी संस्तर नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है, ठीक है, इतनी बात है। पेनिट्रेशन हो गया, यहाँ पे मिक्सिंग बाय एनिमल्स, फ्रोस्ट एक्शन, कुछ एक्शंस थे, ठीक है। अब ये कुछ समरी टेबल है, ये आप देख लेना, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस ग्लेशियराइजेशन यही सारी बातें वापस से की हुई है। एक चीज और याद रखना, डी कैल्सिफिकेशन, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया वापस, ये चीजें आप एक बार फिर देख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।